जॉब वर्क बेटा इसमें क्या होता है, एक आदमी दूसरे पर्सन के पास गुड्स भेजता है फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रोसेसिंग। जो आदमी गुड्स भेजता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, और जिसके पास भेजे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जॉब वर्कर। बेटा प्रिंसिपल रजिस्टर्ड होगा या अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड पर्सन, और जॉब वर्कर वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी, ठीक है जी। और जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड कब होगा, अगर वो इंट्रा स्टेट वाला जॉब वर्क कर रहा होगा तो भी अनरजिस्टर्ड हो सकता है, और अगर वो इंटर स्टेट वाला कर रहा होगा तो भी अनरजिस्टर्ड हो सकता है। और ये कैसे हो सकता है बेटा, अगर वो इंट्रा स्टेट करता होगा तो सेक्शन 22, और सेक्शन 22 कहता है भाई एक लिमिट तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। और अगर वो इंटर स्टेट करता है तो इंटर स्टेट में वैसे तो सेक्शन 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है, पर सेक्शन 23 ने इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में भी थ्रेशोल्ड लिमिट जो थी वो अवेलेबल करा दी थी, ठीक है जी। ये पॉइंट्स कल आपको बताए थे, चार्ट में आपको डॉक्यूमेंट कर दिए गए हैं कि आपको बात ध्यान में रहे। अच्छा, अब ये जो प्रिंसिपल होगा रजिस्टर्ड पर्सन जो अपना माल जॉब वर्क के लिए भेजेगा, तो ये अपने इनपुट्स भेज रहा है ट्रीटमेंट एंड प्रोसेसिंग के लिए, और जरूरत लग रही है तो साथ में क्या भेज रहा है, कैपिटल गुड्स। अब सेक्शन 143 ने जॉब वर्क के लिए कहा क्या था कि आप जॉब वर्क के लिए जब भेजेंगे तो जीएसटी पे करना है या जीएसटी पे नहीं करना, जीएसटी कोई पे करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ आपको एक प्रॉपर सिस्टम प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है। वो प्रोसीजर क्या था बेटा, आपको जो माल भेजोगे उसका इंटीमेशन जो होगा वो जीएसटी पोर्टल पर देना है, और ये इंटीमेशन बेसिकली और कुछ नहीं होती है, रिटर्न होती है, ठीक है जी। क्या फॉर्म था इसका, जीएसटी ITC 04। और बेटा ये रिटर्न किस पीरियोडिक बेस पर देनी थी, हाफ ईयरली या फिर ईयरली। अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 साल तक का है, 5 करोड़ तक का है तो फिर ईयरली बेस पर, और अगर 5 करोड़ से ज्यादा का है तो फिर हाफ ईयरली बेसिस पर। और ड्यू डेट क्या होती है, 25 तारीख, अनलेस और अदरवाइज एक्सटेंशन कोई जो है वो कमिश्नर ने दिया है। तो इस तरीके से बेटा माल आपको जॉब वर्क पर भेजना था। 143(1) की ये स्टोरी कल मैंने आपको बताई थी। और इसके अलावा बेटा ये तो पीरियोडिक बेस पर रिटर्न दोगे, इसके अलावा जब जब भेजोगे तो आपको रूल 45 साथ में यूज करके क्या काम करना था बेटा, एक जॉब वर्क चालान जो था वो प्रिपेयर करना था। ठीक है बेटा। अच्छा, और एक बात बताओ, ये जो माल भेजोगे वो भेजोगे कैसे, खरीद के अपने पास लाओगे तब भेजोगे या फिर डायरेक्ट भी भेज सकते हो, डायरेक्ट भी जो है वो आप भेज सकते हो। चलो, अब जैसे भी आप भेज रहे हो आपने अपना प्रॉपर इंटीमेशन का ऑब्लिगेशन ध्यान में रखना है, और जब जब भेजना है जॉब वर्क का चालान जो है वो प्रिपेयर करके भेजना है। अब सामने वाले व्यक्ति से आपने जॉब वर्क कराया बेटा, उसने जो जॉब वर्क किया, जो भी ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस किया, आपको बताया गया था उसकी एक्टिविटी क्या होती है, सप्लाई ऑफ सर्विस, और वो सर्विस के बदले में आपसे क्या लेगा, जॉब वर्क चार्जेस। क्या लेगा, जॉब वर्क चार्जेस। अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो इन चार्जेस के साथ जीएसटी भी लेगा, अगर वो अनरजिस्टर्ड होगा तो वो सिंपली और सिंपली आपसे जॉब वर्क चार्जेस लेगा। अच्छा, 143(1) ने और क्या बात लिखी थी, उन्होंने ये कहा था भेजना ऐसे, फिर उसके बाद लाना कैसे वो भी तो बताया था। क्या बताया था, आपको इसे या तो वापसी लाना है या फिर डायरेक्ट उसकी प्रीमाइस से क्लियरेंस आप कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, डायरेक्ट क्लियरेंस में उन्होंने क्या खास बात लिखी थी, डायरेक्ट क्लियरेंस अलाउड होगी लेकिन सिर्फ 2 केस में अलाउड होगी। क्या केस थे, या तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो फिर आप उसे अपने रजिस्ट्रेशन में जो होगा एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कवर करोगे, सिर्फ तभी आप डायरेक्ट क्लियरेंस जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, और कोई टाइम फ्रेम भी बताया था क्या 143 ने, हाँ जी, क्या टाइम फ्रेम बताया था, इनपुट्स के लिए 1 साल विद एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर, एंड कैपिटल गुड्स के लिए 3 साल विद एक्सटेंशन ऑफ 2 ईयर्स। अच्छा, कैपिटल गुड्स में खास बात उन्होंने ये बोली थी, कुछ कैपिटल गुड्स परमानेंट बेसिस पर भी आप जॉब वर्कर के पास छोड़ सकते हो, उसके लिए टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगी। वो कौन सी थी, हमारे पास 3 थी, मॉल्ड्स एंड डाइस, जिग्स एंड फिक्सर्स एंड टूल्स, ठीक है। तो अब चार्ट का अगर आप फ्लो देखेंगे तो आपको चार्ट में सभी बातें लिखी हुई नजर आ रही होगी। 143 के हिसाब से आपने कुछ भेज दिए, ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस करा लेने के बाद आप या तो उसे विद इन टाइम लिमिट वापस लेकर के आएंगे या फिर आप उसको डायरेक्ट जो है वो क्लियरेंस कराएंगे। आपको इन एनी केस वापस लेकर के आना है या फिर डायरेक्ट क्लियरेंस करानी है, आपको वो विद इन द टाइम लिमिटेशन जो है वो काम मटेरियलाइज करना है। आर यू ओके विद दिस? यस। अब लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं कि आप वापस लेकर के आ रहे हैं, लेट्स सपोज आप अगर वापस लेकर के आ रहे हैं तो वापस ले आए, वापस लाने के बाद आप अपनी प्रीमाइस से बेच लो। अच्छा, अब यहाँ पर जरा मेरी अगली बात समझिएगा, आप जब वापस लेकर के आए उसके बाद लेट्स सपोज आपने उनको सोल्ड आउट किया, सोल्ड आउट किया। अब सोल्ड आउट आप कैसे करेंगे, हो सकता है आप इंडिया में बेच दें, हो सकता है आप एक्सपोर्ट कर दें। अच्छा, और आप सभी जानते हैं अगर आप इंडिया में बेचेंगे तो जीएसटी पेमेंट करनी है, ITC ले ही रखा है सेट ऑफ करके। और बेटा अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको पता है एक्सपोर्ट 0 रेट होता है, और 2 तरीके होते हैं उसमें, या तो आप विदाउट जीएसटी पे कर दें बॉन्ड वगैरह में, या फिर आप जीएसटी पे करके कर दें। अच्छा, और याद कराओ, अगर आप विदाउट जीएसटी पे करेंगे तो बॉन्ड वगैरह में करेंगे और ITC का रिफंड ले लेंगे, और अगर आप जीएसटी पे करके चलेंगे तो फिर जीएसटी पे करने के बाद उसी जीएसटी का जो होगा वो आप रिफंड ले लेंगे, ठीक है। अब सेक्शन 143 ने फर्दर ये चीज लिख रखी है, अटेंशन, आप वापसी लाओगे
तो आपकी मनमर्जी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उन्होंने लिखा अगर आप डायरेक्ट क्लियरेंस भी वहां से कराते हो ना तो भी आपकी मर्जी है कि डायरेक्ट क्लियरेंस जब आप कराओगे तो भी आपकी मर्जी है कि वहां से डायरेक्ट क्लियरेंस आप इंडिया वाली भी करा सकते हो और वहां से माल आप इकट्ठा उठा करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो इस वजह से मैंने वहां का लिख दिया अगर डायरेक्ट क्लियरेंस कराओगे तो वहां भी बेटा यही बातें मैंने जो है वो साइड में लिख दी है। ठीक है जी। अच्छा, और एक बात मैंने और बताई थी बेटा, आप लाए और बेचा, आपकी सेल है, आपने जॉब वर्कर के वहीं से बेच दिया, यानी कि सेल क्या वो आप ही की है, यस, तो वो किसके एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगी? प्रिंसिपल के एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगी। देखिएगा मैंने दोनों ही केसेस के लिए आपको कनेक्टिंग बॉक्स दे दिया, आप अपने यहाँ ला करके बेचते हो या उसके यहाँ से डायरेक्ट बेचते हो, यानी केस वो आपने काम किया है तो ये जो सप्लाई होगी वो एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रिंसिपल होगा। इसका इनवॉइस जो होगा वो प्रिंसिपल को ही प्रिपेयर करना है, वैल्यूएशन प्रिंसिपल को ही करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल ही निकालेगा, टाइम ऑफ सप्लाई सब कुछ जो होगा वो प्रिंसिपल ही निकालेगा। आर यू ओके विद दिस? एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आपने आंसर करने की कोशिश करनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आया, दिल्ली का एक रजिस्टर्ड प्रिंसिपल था, उसने दिल्ली के किसी जॉब वर्कर के पास अपने गुड्स भेजे जॉब वर्क के लिए। जो जॉब वर्कर था वो छोटा था, बहुत कम टर्नओवर वाला था और अनरजिस्टर्ड था, बहुत छोटा टर्नओवर वाला था और वो अनरजिस्टर्ड था। तो अनरजिस्टर्ड के केस में क्या करना होता है? वापसी लाना जरूरी होता है या वहां से बेच सकते हो? बेच सकते हो, लेकिन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के तौर पर अपने यहाँ रजिस्टर कराना पड़ेगा। आपने करा लिया और बेच दिया, तो अब आपका वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड है, आपने वहां से बेचा, आपका टर्नओवर होगा। कोई डाउट है या एब्सोल्यूट क्लियर है? एब्सोल्यूट क्लियर है। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन दिया, उन्होंने कहा जी दिल्ली का पर्सन था, उसने दिल्ली के किसी जॉब वर्कर के पास माल भेजा, जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है। अब इस आदमी ने क्या काम किया? जॉब वर्कर क्योंकि रजिस्टर्ड है तो उसकी प्रीमाइस से डायरेक्टली बेच सकते हैं, बेच दिया ना। क्वेश्चन ये है, अब ये जो माल बिका ये किसका टर्नओवर है? प्रिंसिपल। अच्छा, क्वेश्चन ने आपको कुछ कंफ्यूज करने के लिए बोला जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, तो ये जो माल बिका ये जॉब वर्कर अपने टर्नओवर में काउंट करे। वो जो जॉब वर्कर है वो किस लिए रजिस्टर्ड है? जॉब वर्क का जो काम कर रहा है, सर्विस जो दे रहा है वो आपको, उसके लिए रजिस्टर्ड है। उसका टर्नओवर क्या होगा? जॉब वर्क का सर्विस वाला काम। ये जो माल बिका है ये इन एनी केस उसका है ही नहीं, ये सब उसके रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस से बिका है, बट इन एनी केस ये उसका टर्नओवर नहीं है, इन एनी केस ये उसका टर्नओवर नहीं है। आर यू ओके विद दिस? यस। और बेटा आपको एक बात बता देता हूं, जस्ट फॉर योर प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ये बात कि ये जो माल है ये जॉब वर्कर का टर्नओवर नहीं है, ये बात बेटा उन्होंने एक एक्स्ट्रा क्लैरिटी के तौर पर रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में भी लिखी हुई है। रजिस्ट्रेशन का बेटा सेक्शन कौन सा? सेक्शन 22। ये सब तो हो गया आपका 143(1), ठीक है, आपका ये हो गया। फिर उसके बाद बेटा कहानी का मेन पार्ट क्या रह जाता है? क्या होगा अगर विद इन टाइम लिमिट ना तो आप वापस लाए ना ही वहां से कोई डायरेक्ट क्लियरेंस किया। क्या समझाया था, क्या होगा बेटा? अगर टाइम लिमिट वॉयलेट हो गई तो ये माना जाएगा कि आपने भेजा नहीं था, आपने बेचा था। चलो जी, नेक्स्ट डायग्राम दिया था होमवर्क में, पढ़ा होगा, बोलो हाँ। चलो, तो मैंने इस नेक्स्ट डायग्राम का टाइटल दिया क्या कंसीक्वेंसेस होंगे अगर टाइम लिमिट जो है वो आप कंप्लाई नहीं करते हैं। टाइम लिमिट का अगर कंप्लायंस नहीं होता है तो फिर क्या होगा? तो बेटा आपको या तो टाइम लिमिट में वापसी लाना था या फिर वहां से डायरेक्टली सप्लाई कर लेना था, बट आपने नहीं किया, तो फिर कंसीक्वेंसेस क्या होंगे? सेक्शन 143(3) वो इनपुट्स के लिए बात करता है, क्या होगा? एंड 143(4) वो बात करता है कैपिटल गुड्स, उसकी अगर टाइम लिमिट कंप्लाई नहीं हुई तो फिर क्या होगा? और बेटा कैपिटल गुड्स के आगे मैंने ये क्यों लिखा हुआ है? अदर देन मोल्ड्स एंड डाइज, जिग्स एंड फिक्सर्स और टूल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था, उन्होंने क्या बोला था, ये आप परमानेंट बेसिस पर उसके पास छोड़ सकते हो, तो इनमें तो कोई इशू आएगा ही नहीं। तो अदर कैपिटल गुड्स 143(4) एंड योर इनपुट्स 143(3). अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं अगर टाइम लिमिट के अंदर आप वापस नहीं लाए या वहां से नहीं भेजा तो क्या डीम्ड कर लेंगे? बोलो, डीम्ड कर लेंगे दैट सच इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स हैड बीन सप्लाइड ऑन द डे द इनपुट्स और कैपिटल गुड्स वर सेंट आउट फॉर जॉब वर्क। क्या बेटा, क्या मान लेंगे?
मैंने सिंपल वर्ड में आपको बोला था, क्या मान लेंगे कि भेजे नहीं थे, बेचे थे। और ये यही तो कह रहे हैं ना, क्या कह रहा है, डीम्ड कर लेंगे कि ये जो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स है हैड बीन सप्लाइड, हैड बीन सप्लाइड मतलब जीएसटी आ जाएगा। और बेटा क्या माना जाएगा, किस दिन बेचे थे, ऑन द डे द इनपुट्स और कैपिटल गुड्स सेंट आउट फॉर जॉब वर्क, जिस दिन आपने भेजे थे। हम ये नहीं मानेंगे भेजे थे, हम क्या मान लेंगे, बेचे थे, सप्लाई किए थे। तो टाइम लिमिट के वॉयलेशन होने के साथ ही बेटा ये डीम्ड कर लिया जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया, अब क्योंकि डीम्ड सप्लाई हो गई तो बोलिएगा ऑब्वियस सी बात है, प्रिंसिपल को क्या अब इसका टैक्स इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, यस ठीक है बेटा। और 143 ने जब ये कहा तो साथ में रूल 45 जो कनेक्टिविटी में पढ़ते हो उसने ये बात लिखी कि अब क्योंकि ऐसा डीम्ड कर लिया है सेक्शन ने, तो रूल क्या कहता है, बोलो, प्रिंसिपल शैल डिक्लेयर दीज इन GSTR 1। GSTR 1 याद है ना, GSTR 1 में आप अपनी सेल्स डिक्लेयर करते हो ना, यस नो, यस। और ऊपर सेक्शन ने क्या बोला, अगर टाइम लिमिट वायलेट हो गई तो हमने सप्लाई मान लेना है। तो अब कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको इसे अपनी GSTR 1 में डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये रूल ने अपना बात क्लियर कर दिया अपना, वहाँ क्योंकि सेल बोल दिया गया था तो रूल ने बोल दिया भाई साहब अब आपको ध्यान में रखना है कि इसे GSTR 1 में आप डिक्लेयर करोगे और इसके ऊपर आप अपना प्रॉपर GST विद इंटरेस्ट जो होगा वो पे करोगे। ये इंटरेस्ट क्यों आ गया भाई, ठीक है ना, उस टाइम तो पता नहीं था टाइम लिमिट का वॉयलेशन करोगे तो आपने सिंपल भेज दिए, वॉयलेशन के बाद पता चला। अब वो क्या कह रहे हैं, बैक डेटेड सेल बेसिकली मानी जाएगी तो आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट आपको पता ही है जीएसटी में कितना होता है, 18% पर एनम, सेक्शन 50। आर यू ओके विद दिस, यस। अच्छा, अब ये अगर आपको समझ आ गया है तो बेटा एक इसमें एडिशनल पॉइंट जो आपको पहले ध्यान में रखना है वो सुनो बेटा। टाइम लिमिट ये जो होती है 1 साल 3 साल, ठीक है ना। आपके एग्जाम में सिंपल इसके ऊपर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो ड्राफ्ट कर लेंगे, वो आपको ना डेट दे देंगे कि इस दिन भेजे और इस दिन वापसी आए। तो आप देख लेंगे टाइम से वापसी आ गए तो कुछ नहीं, बट अगर टाइम से वापसी नहीं आए तो टाइम लिमिट जहाँ खत्म हो गई अगले दिन ही इसको जो होगा वो सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये टाइम लिमिट है 1 साल और 3 साल, ये कहाँ से कितनी होती है, कहाँ, दिन बोलो, जिस दिन भेजे, जिस दिन भेजे थे, ठीक है। और जिस दिन भेजे थे वो कहाँ से पता चल जाएगा, जॉब वर्क चालान से। कहाँ से पता चल जाएगा, जॉब वर्क चालान से। अच्छा, अब एक स्पेशल बात जो आपको ध्यान में रखनी है, स्पेशल बात, वो नीचे फुटनोट, नीचे एक फुटनोट है उसको हाईलाइट कर लेना, स्टार लगा लेना। ये एक स्पेशल बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर जो गुड्स हैं वो डायरेक्टली शिप कराए गए थे टू जॉब वर्क लोकेशन बाय द प्रिंसिपल सप्लायर, मतलब आपको याद है प्रिंसिपल जॉब वर्कर के पास गुड्स 2 तरीके से भेज सकता था, अपने पास लाए फिर भेजे, और कौन सा तरीका था, डायरेक्टली शिप करवा दे, ठीक है, बिल टू शिप टू, बिल्कुल। तो अगर उसने अपने पास से भेजे थे तो जिस दिन भेजे थे वहां से 1 साल 3 साल गिनोगे, लेकिन अगर उसने डायरेक्टली शिप कराए थे तो अब ये नोट क्या कह रहे हैं बताओ, अगर आपने डायरेक्टली शिप कराए थे तो फिर ये 1 साल और 3 साल का पीरियड जॉब वर्कर को जिस दिन मिला था वहां से जो है वो काउंट करना है, वहां से जो है वो काउंट करना है। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने आपको जाते जाते लास्ट लेक्चर में क्या बोला था बेटा, मुझे ये बताओ कि अगर जो गुड्स उसने भेजे वो नहीं टाइम लिमिट में आए तो क्लियर है, सेक्शन ने बता दिया, और सेक्शन 143 यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब लेकिन क्वेश्चन ये अराइज हो रहा था कि सर बाद में अगर मेरा जॉब, भाई भेजेगा तो है जॉब वर्कर, ऐसा तो है नहीं कि नहीं भेजेगा, टाइम लिमिट में नहीं भेज पाया कोई बात नहीं, मैं अपने कुछ मांगूंगा तो सही उससे, तो मैं बाद में अगर उससे कुछ लेकर के आता हूँ तो फिर क्या होगा। और मैंने आपको बोला था इस बारे में सेक्शन साइलेंट है, तो CBIC ने इस मुद्दे पर क्या क्लैरिफिकेशन इशू करी, उन्होंने बोला जब ये सब्सिक्वेंट वापस किए जाएंगे तो फिर बोलो बोलो, तो इसको हम क्या मान लेंगे कि अब जॉब वर्कर जो है वो प्रिंसिपल को सप्लाई कर रहा है। नहीं आई बात समझ, टाइम लिमिट खत्म हो गई थी तो हमने क्या मान लिया था, प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को सप्लाई कर दी। अब जब वो वापसी मांगेगा तो वो कह रहे हैं हम इसको उल्टा मान लेंगे फिर, और इसको उल्टा मान लेने से क्या होगा बेटा, अब ये सप्लाई बन जाएगी। तो फिर अब मान लो जॉब वर्कर रजिस्टर्ड भी है तो फिर
जॉब वर्कर को ये सप्लाई जीएसटी पे करके करनी पड़ेगी। जॉब वर्कर इसका प्रॉपर टैक्स इनवॉइस भी देगा और जॉब वर्कर अब इस सप्लाई को अपनी जीएसटीआर 1 में भी डिक्लेयर करेगा। अच्छा, जॉब वर्कर को लेकिन कोई लॉस नहीं होगा। बोलो क्यों नहीं होगा? देखो, जब हमने यहां पर टाइम लिमिट खत्म होने पर क्या मान लिया था, प्रिंसिपल ने इसको बेचे हैं तो प्रिंसिपल से जीएसटी भरवा लिया था और जॉब वर्कर इधर रजिस्टर्ड है, वो क्या कर लेगा, आईटीसी ले लेगा। और बाद में जब वो भेजेगा, बोलो ना फटाफट से, तो वो अपना टैक्स इनवॉइस बना के भेज देगा। नहीं आई बात समझ में? और उस टैक्स इनवॉइस में बेटा वो सेम वैल्यू यूज कर लेगा। नहीं आई, जो आपने इनवॉइस में डाली होगी ना वो सेम एज इट इज वैल्यू यूज कर लेगा, तो उसकी सेम लायबिलिटी आएगी और उस लायबिलिटी को वो क्या करेगा, इस आईटीसी से सेट ऑफ करके पे कर देगा और आपके पास टैक्स इनवॉइस आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, आप उतने का अपने पास आईटीसी जो होगा वो बुक कर लोगे। यस और नो? आपका नुकसान इस केस में सिर्फ पता है इंटरेस्ट का हो जाएगा जो बीच में आपने पे किया होगा। आपका नुकसान सिर्फ किसका हो जाएगा, इंटरेस्ट का हो जाएगा जो कि आपने पे किया होगा। बाकी तो अदरवाइज आपका सारा फ्लो वापस से मेंटेन हो जाएगा। यस, तो आपके पास एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन जो है वो बेटा ये पूछा जा सकता है कि बाद में अगर वो वापस कर देगा तो फिर क्या होगा, ये सीबीआईसी सर्कुलर कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको जो है वो मेंशन कर देना है। आर यू कंफर्टेबल? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, अब आपका एग्ज़ाम फोकस तो बेटा यहाँ से पूरा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम में तो ये पॉइंट्स आपके जितने कराए सेक्शन पूरा हो गया और एसोसिएटेड क्लैरिफिकेशन पूरी हो गई। अब एक आउट ऑफ द वे आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपकी नॉलेज में एनहांसमेंट होगी और एक शायद पॉइंट आपको और बेटर समझ आ पाए। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए ब्रेक लगा लेना अपने माइंड पर। अब सोचना कि सब कुछ आपने पढ़ लिया, एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आप कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है जी, अब वो क्वेश्चन आपके लिए जो है वो ये है, सुनिएगा बेटा। टाइम लिमिट के अंदर ये नहीं ला पाया, टाइम लिमिट के अंदर ये नहीं ला पाया, लो ने क्या मान लिया, सेल थी और उससे जीएसटी विद इंटरेस्ट भरवा लिया। बाद में जब वो भेजेगा तो हमने सर्कुलर ने क्या बोल दिया, इसे हम रिवर्स मान लेंगे, जैसे जॉब वर्कर ने उसको सप्लाई किया और आपने सारी चेन पढ़ी के सब कुछ बराबर हो जाएगा। यस, अब इसमें एक पॉइंट पता है आपने जो ध्यान नहीं दिया होगा, जो अक्सर नहीं देते बच्चे, वो ये है बेटा, जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड होगा ना तो ये चेन मैनेज हो जाएगी। सप्लाई मान ली गई और जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो उसने उसका जीएसटी पे कर दिया, आईटीसी सेट ऑफ कर दिया और आपके पास आईटीसी पहुंच गया, चेन मैनेज हो गई। आप बताओ प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अगर ये अनरजिस्टर्ड होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। अनरजिस्टर्ड होगा तो फिर उसके एंड पे से ये सब बातें जो होंगी वो अप्लाई नहीं हो पाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अब उस केस में क्या होगा, हमने तो यहां पर सप्लाई मान ली बेटा, अब उसके एंड पे से बाद में वापस आए, बट क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है तो ये बातें तो पूरी नहीं हो पाई। अब आप कैसे मैनेज करोगे? मैं बताऊं बेटा आप कैसे मैनेज करोगे। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो अब आप क्या करना, लॉ में नहीं लिखा, सर्कुलर नहीं बात कर रहा, लेकिन आप क्या करना, अब आप इसको ऐसे मानना, सप्लाई तो मानी ली गई है, अब आप जब उससे गुड्स वापसी आए तो आप कहना ये सेल्स रिटर्न आ रही है। नहीं बात समझ आई? अब जब उससे गुड्स वापसी आए तो आप क्या कहना, सेल्स रिटर्न आ रही है। वो सप्लाई नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, सेल्स रिटर्न कर रहा है। सीबीआईसी तो क्या कह रहा था, क्या मानना कि उसने बेच दिए, ठीक है ना, रजिस्टर्ड है आप सप्लाई मान लेना, चेन बराबर हो जाएगी, आपने बेचे थे उसने वापसी आपको बेच दिए। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड हो, ठीक है, तो आप क्या करना, अब आप उसको कहना कि भाई साहब मैंने उसे बेचे थे और वो मुझे सेल्स रिटर्न कर रहा है। और सेल्स रिटर्न को कैसे हैंडल करते हैं बेटा, अब आप उसको क्रेडिट नोट इशू कर देना। नहीं आया समझ? अब आप उसको क्या करना, क्रेडिट, देखो आप नॉर्मल इस सिचुएशन को भूल जाओ, मान लो ये कहानी नहीं है, नॉर्मली मैंने किसी को गुड्स बेचे, क्या सेल्स रिटर्न नहीं आती है? आती है। और जब कभी सेल्स रिटर्न आती है तो मैं उसका पैसा वापसी करता हूँ,
ठीक है। और उस केस में बेटा मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट नोट इशू करके वो जो टैक्स पहले पे किया था उसकी एडजस्टमेंट आगे ले लेता हूँ। तो अगर वो अनरजिस्टर्ड हो तो ऊपर वाले रास्ते को भूल जाना, आप क्या करना, उसे ये कहना कि उसने मुझे सेल्स रिटर्न करी है और आप क्रेडिट नोट जो है वो इशू कर देना। क्रेडिट नोट का सेक्शन याद है क्या? क्रेडिट नोट सेक्शन 34 और इसके साथ आपका रूल चलता है रूल 53। ठीक है, सेक्शन 34 में ये लिखा हुआ है जब कभी भी सेल्स रिटर्न आती है तो जो सेलर होता है वो अपना क्रेडिट नोट इशू करके वापसी कर देता है पैसे और उस क्रेडिट नोट को अपनी रिटर्न में डिक्लेयर करके एडजस्टमेंट जो है वो क्लेम कर लेता है। तो बड़ा सिंपल सा केस है। रजिस्टर्ड है तो एज अ परचेज एक्सेप्ट कर लो और अगर अनरजिस्टर्ड है तो एज अ सेल्स रिटर्न जो है वो उसे मैनेज कर लो। एम आई क्लियर? यस। चलिए जी, बैक पेज पर आइएगा एक बार वापस से। अब सेक्शन 143 ने जो पूरा हो गया बेटा आपका, ठीक है जी, उसमें एक लास्ट मिसलेनियस बात जो लिखी हुई है वो आप सुनेंगे। बड़ी सिंपल सी बात लिखी हुई है। और एक बात मुझे बताओ, अब मान लो मैं सामने वाले को कोई गुड्स भेज रहा हूँ जॉब वर्क के लिए, और एक सिचुएशन आप विजुलाइज करो, जॉब वर्क पर मैंने गुड्स भेजे, वो आदमी जब जॉब वर्क करता है तो बेटा जॉब वर्क करने पर क्या उसके एंड पर से जब वो प्रोसेसिंग करता है कुछ वेस्ट और स्क्रैप जनरेट हो सकता है? यस भाई, बड़ी नॉर्मल सी बात है कि कभी भी ट्रीटमेंट एंड प्रोसेसिंग होगी तो कुछ वेस्ट और स्क्रैप जो होगा वो जनरेट होगा। तो उस वेस्ट और स्क्रैप की हैंडलिंग के लिए, उस वेस्ट और स्क्रैप की हैंडलिंग के लिए सेक्शन 143 ने एक स्पेशल बात लिखी है। बात समझ आ गई हम किसकी बात कर रहे हैं? वेस्ट और स्क्रैप जो कि जॉब वर्क के प्रोसेस में जनरेट हुआ, उसके लिए सेक्शन 143 ने एक स्पेशल बात लिखी है। चार्ट में ही आपको हल्का सा नजर आएगा, ये देखिएगा, मिल गया कि जॉब वर्कर ने जो ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस किया उसमें अगर कोई वेस्ट और स्क्रैप जनरेट हुआ तो बेटा उसके लिए सेक्शन 143 सब सेक्शन 5 लास्ट सब सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 143 का। ये क्या कहता है, पढ़ के बताओ। बताओ वो क्या कह रहे हैं? देखो वैसे तो जो भी इनपुट्स भेजते हो, जॉब वर्क करा के लाते हो, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी किसकी रहती है? प्रिंसिपल की। अब लेकिन वेस्ट और स्क्रैप के लिए 143(5) ने, अगर आप फील करेंगे तो कुछ स्पेशल बात क्या लिखी हुई है, इनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्या जॉब वर्कर भी पे कर सकता है? यस, अगर वो रजिस्टर्ड है डेफिनेटली तभी। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो डेफिनेटली वो पे कर नहीं सकता। फिर उन्होंने बोला उस केस में तो फिर वो प्रिंसिपल को ही जीएसटी जो होगा वो पे करना पड़ेगा। दोबारा पूछूंगा आपसे क्वेश्चन, एग्जाम में एक छोटा क्वेश्चन पूछा गया। प्रिंसिपल ने कपड़ा भेजा, प्रिंसिपल ने कपड़ा भेजा, जॉब वर्कर ने लेट्स सपोज उस पर कुछ प्रोसेस किया कटिंग वटिंग करके, तो साथ में कुछ कतरन जनरेट हुई। ठीक है, कतरन को साइड कर दो और जो कपड़ा जो था, जो प्रोसेस वगैरह कटिंग करके रिक्विजिट शेप का जो था वो आ गया। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, वो जो कपड़े की कटिंग करके उसने प्रोसेस्ड कपड़ा प्रॉपर कट साइज का जो बनाया, उसका जीएसटी जॉब वर्कर से पे करवाएंगे या उसको तो प्रिंसिपल को ही पे करना है? प्रिंसिपल को ही, वो तो प्रिंसिपल के ही गुड्स हैं। रिलैक्सेशन सिर्फ किसके लिए भाई? स्क्रैप के लिए। कि स्क्रैप के केस में उन्होंने ये बोला है कि अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो वो पे कर सकता है, नहीं है तो उसका भी प्रिंसिपल ही पे करेगा, मतलब पे तो होना ही होना है। आर यू क्लियर एज टू दिस? तो इसके साथ बेटा हमारा सेक्शन 143 जो जॉब वर्क का है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको बातें समझ आई होंगी।